हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं, हम जो तथाकथित जो उनके विरोधी लोग हैं, वो इसी बात का प्रचार करेंगे ये शैडो मुख्यमंत्री है, वरना तो हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी ही चला रहे हैं। मनोहर लाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार चला रहे हैं निसंदेह, और मनोहर लाल जी का हरियाणा की राजनीति में दखल होना चाहिए, इससे भी किसी को कोई असहमति नहीं प्रकट करनी चाहिए। देर तक से प्लानिंग चल रही थी बीजेपी की, और उसमें ये था कि अगर कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव रोल जाएगा तो वो इस बात का जाएगा कि यार मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। एक आईबी की रिपोर्ट की ऐसी चर्चा भी चली थी, तो उन्होंने मनोहर लाल जी को भी बदल दिया। जैसे आप अहीरवाल में ले लीजिए, अहीरवाल में अहीर डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो और अदर कास्ट हैं, वो अहीरों को ये मान के चलते हैं भाई इनका डामाडोल होना चाहिए। बंसीलाल जी के और सुषमा जी के संबंध तो बहुत ही मधुर थे, लेकिन मनोहर लाल जी से उनके संबंध मधुर नहीं। मनोहर से बिगाड़ने के बाद जो उनके उल्टी गिनती शुरू हुई। मनोहर से बिगाड़ने के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई। बनारसी दास गुप्ता के बारे में तब जनसत्ता अखबार यही छापता था, शैडो मुख्यमंत्री ऑफ बंसीलाल, शैडो सीएम ऑफ बंसीलाल। बनारसी दास गुप्ता का साहा आयोग में जब जांच आयोग बना तो उसमें बंसीलाल का जो बयान दर्ज किया गया वो केंद्र के रक्षा मंत्री के रूप में दर्ज किया गया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी का बयान दर्ज किया गया तो वो बनारसी दास गुप्ता का किया गया। 19 महीने वही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अगर चंडीगढ़ में किसी फाइल पर साइन होते हैं, आर के खुल्लर किसी फाइल पर साइन कराते तो वो मनोहर लाल के नहीं कराते, वो नायब सिंह सैनी के ही कराते हैं। एक तरफ मनोहर लाल जी बैठे हैं और जैसे आप बैठे हैं सोफे पे, इतना ही बड़ा सोफा, दूसरी तरफ बैठे हैं नरेंद्र मोदी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और पीछे कौन खड़े हैं? नायब सिंह सैनी, जवाहर यादव। तो नायब सिंह सैनी तब उनकी डायरी में उनके एजेंडे लिखा करता था। आज अगर वो उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है तो अब नायब सिंह सैनी को क्या ये शिष्टाचार भूल जाना चाहिए कि भाई मनोहर लाल जी आएंगे तो मैं उनके सामने खड़ा भी नहीं होऊंगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कुछ लिस्ट बनाओ, ये कौन कौन है। अगर मैंने लिस्ट बनाई तो एलावत डागर और ये दैया, जब लिस्ट बनी तो उसमें 4-5 दूसरे नाम थे। तो बोले तू तो एक काम कर, मुझे मुख्यमंत्री पद से और उतार दे। हरियाणा में अब कोई ग्रीवेंस कमेटी हो, कोई संगठन हो, एक सैनी जरूर मिलेगा। किसी की भी सरकार आ जाती है वही जल भराव रहता है। किसी भी गांव में चले जाते हैं, किसी की भी सरकार हो, वैसी स्थिति नजर आती है। आत्मसंतुष्टि वाला काम नहीं होता। एक सिर्फ काम दिखाई देता है कि यहाँ नितिन गडकरी ने ये एक्सप्रेसवे बना दी है, एक्सप्रेसवे बना दी है। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज एनजेपी हरियाणा की टीम मौजूद है फरीदाबाद में, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र बंसल। विजेंद्र बंसल जी, आपका स्वागत है। और आपका परिचय देने की जरूरत नहीं, खूब पूरे हरियाणा की राजनीति पर ये लिखते रहे हैं, सुनाते रहे हैं, अलग अलग मंचों पर इनको आपने सुना भी होगा। और आज हम इनसे हरियाणा की राजनीति पर करेंगे। तो सबसे पहले कई चर्चित मुद्दे हैं, उनमें से एक बंसल साहब ये मुद्दा है कि मनोहर लाल केंद्र में मंत्री बनकर चले गए हैं, ताकतवर मंत्री हैं। अक्सर ये कहा जाता है, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ पॉडकास्ट में राव इंद्रजीत सिंह ने भी ये कहा कि भाई मनोहर लाल का, उन्होंने नेगेटिव सेंस में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई इतने दिन 10 साल तक ये चीफ मिनिस्टर रहे तो असर तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, रहता है। तो ये कहा जाता है कि मनोहर लाल का हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी पर पूरा असर है। आप इस असर को किस नज़रिए से देखते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और है तो मनोहर लाल का ये असर किस वजह से है? आपसे पूरा विस्तार से जवाब चाहेंगे हम इस विषय में। देखिए, मैं एक एक लाइन में, पहले तो आपके 2 सवाल हैं, उन 2 सवालों के एक एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ, फिर उनका विस्तार करते हैं। मनोहर लाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार चला रहे हैं निसंदेह, और मनोहर लाल जी का हरियाणा की राजनीति में दखल होना चाहिए, इससे भी किसी को कोई असहमति नहीं प्रकट करनी चाहिए।
अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मनोहर लाल जी का हरियाणा की राजनीति में दखल क्यों नहीं होना चाहिए भाई? सवाल मेरा ये है, जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस व्यक्ति के क्रिया कार्यक्रमों पर, जिस व्यक्ति की ये जो नौकरी वाला मुद्दा था या ट्रांसफ़र पॉलिसी थी या जो भी चेहरा था, काम का चेहरा, वो मनोहर लाल का शुरू किया हुआ था, उसी पर आपकी दूसरी सरकार आई। नायब सिंह सैनी तो बहुत पीछे के दर्जे के व्यक्ति थे, उनका कोई चेहरा तो नहीं था, सिर्फ ये था कि एक पिछड़ा वर्ग का चेहरा आया है चुनाव में, ठीक है हम, लेकिन जो भी कुछ था वो मनोहर लाल जी का, यहाँ तक कि लेकिन बंसल साहब, बीच में आपकी बात काटेंगे। आपने ये तो देखा ही होगा, जब इतना ही सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था, तो भाजपा को मनोहर लाल को बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, मनोहर लाल जी को बदलने की एक जो कारण था वो ये भी था कि बीजेपी में बहुत सी जगह, अगर आपने देखा होगा, जब राजस्थान में बदल दिया, मध्य प्रदेश में बदल दिया, तो हरियाणा में भी एक नया चेहरा। भाई कहाँ आप 70 साल के एज ग्रुप के आदमी से काम करा रहे हो और कहाँ आप 50 साल की एज ग्रुप से। तो आपने 20 साल, इसका मतलब 4 चुनाव नए व्यक्ति को लड़वाने का एक मौका दे दिया। संगठन का विस्तार होता है, बहुत बड़ा विस्तार होता है, और ये कोई छोटी बात नहीं होती कि भाई, लेकिन मनोहर लाल जी को ना एक होता है सजा याफ्ता भेजना और एक होता है शाबाशी दे करके भेजना। केंद्र में ऊर्जा मंत्री, केंद्र में शहरी निकाय मंत्री, अर्बन शहरी विकास मंत्री, दोनों बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री हैं, वो मनोहर लाल जी। फिर चाहे मनोहर लाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या ना बने, लेकिन कोई ऐसा विश्लेषण अभी तक नहीं आया है, छोटे से लेकर के उनका जिक्र जरूर होता है, उनका जिक्र जरूर होता है। और निसंदेह अगर आप रिकॉल भी करेंगे मनोहर लाल जी के बारे में, तो प्रधानमंत्री, और वो भी नरेंद्र मोदी, मैंने तो कोई अपने किसी मंत्रिमंडल के सदस्य की ऐसी प्रशंसा सुनी नहीं। मैं हर प्रधानमंत्री की रैली को देखता हूँ, सुनता हूँ, सुबह अखबार में भी पढ़ लेता हूँ, कभी दूर की होती है। मैंने किसी मुख्यमंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री के फेवर में, यहाँ तक कि अमित शाह, और वो तो दोनों दो जिस्म एक जान बताते हैं, मैंने कभी अमित शाह की भी इस तरीके से सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं देखी जो नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल की एक बार नहीं, कम से कम 8 या 9 बार की होगी। और कोई प्रधानमंत्री प्रशंसा कर दे तो वो पॉलिटिकल भी मानी जा सकती है, और कोई प्रधानमंत्री प्रशंसा कर दे तो वो बायस भी मानी जा सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो इसके कुछ मायने माने जाते हैं। बंसल साहब, आपने जो बात कही, आपने भी राजनीति को नज़दीक से देखा है, हमने भी देखा है। जिस समय नायब सैनी को लाया गया और मनोहर लाल को केंद्र में भेजा गया, उस समय लग रहा था कि सरकार नहीं आ पाएगी तीसरी, हालात ऐसे थे, हरियाणा में कांग्रेस के फेवर में सब कुछ दिख रहा था। उसके बाद नायब सैनी आते हैं, मनोहर लाल केंद्र में जाते हैं। शुरुआत में लगता है मनोहर लाल की आलोचना हो रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद हम देखते हैं कि नौकरियों में पारदर्शिता का जो मनोहर लाल का फार्मूला था, जो तबादला नीति का जो मनोहर लाल का फार्मूला था, जो प्रॉपर्टी आईडी जिसे पोर्टल की सरकार कहते थे, वो सारे के सारे जो अंत्योदय की योजनाएं आई, सारे के सारे फिर विश्लेषक कहने लग गए कि ये मनोहर लाल की योजनाएं थी जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई। आप ये जो लोग कह रहे हैं, इससे कहाँ तक सहमत है? लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब चुनाव का वक्त था तो चुनाव के वक्त में जिस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ था, उस माहौल में हम तो कम से कम ये कहने लगे थे कि हाँ, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। हम जो नज़दीक की सीटें थी उन पर ही ये विश्लेषण कर रहे थे कि भाई यहाँ ये जीत जाएगा, यहाँ ये जीत जाएगा। लेकिन वो बहुत देर तक से प्लानिंग चल रही थी बीजेपी की, और उसमें ये था कि अगर कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव रोल जाएगा तो वो इस बात का जाएगा कि यार मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। एक आईबी की रिपोर्ट की ऐसी चर्चा भी चली थी। तो उन्होंने मनोहर लाल जी को भी बदल दिया कि भाई ठीक है, अगर कोई ओबीसी के थोड़े बहुत जो उधर आने की संभावना वो बढ़ा ली। तो वो दोनों पॉजिटिव हुए। लेकिन जो आम आदमी, जब ये लगता था कि यार कहीं दूसरी सरकार नहीं आ गई तो हमें घरों में से निकाल के ना पीट दें,
मार ना दें, उस तरीके की कहानी जातीय समीकरण के आधार पर जो और बिरादरियां थी उनमें ये बातें आने लगी थी। जैसे आप अहीरवाल में ले लीजिए, अहीरवाल में अहीर डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो और अदर कास्ट हैं वो अहीरों को ये मान के चलते हैं भाई इनका डामाडोल होना चाहिए। आप जाटों की कंस्टिट्यूंसी में चले जाओ, जाटों में हमारे इस एनसीआर वाले इलाके में जो गुजरों का अगर कोई नुकसान हो रहा हो ना, तो आम आदमी बड़ा खुश होता है कि भाई हाँ ठीक है इनका नुकसान, ताकतवर को थोड़ा सा दबाव को जब गरीब का मकान टूटता है तो हर आदमी को दुख होता है, लेकिन जब अमीर का चौबारा टूटता है ना तो गरीब आदमी सोचता है कि हाँ सरकार नाम की कोई चीज है। बंसल साहब, जब बहुत पहले हम सुनते थे, आपने भी वो राजनीति का दौर देखा है, सुषमा स्वराज एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर था। जो हरियाणा के फैसले होते थे दिल्ली में बैठ करके सुषमा स्वराज ओके करती थी वही फैसला। हम मान लें कि मनोहर लाल आज उसी भूमिका में है जो किसी समय सुषमा स्वराज की भूमिका होती थी हरियाणा के संदर्भ में। देखिए, मैं मनोहर लाल जी की जो आज की ताकत है या आज का उनका हस्तक्षेप है वो सुषमा जी से भी ज़्यादा मानता हूँ। और बिल्कुल आपने सही कंपैरिजन पे पहुँच गए आप, मतलब जो राजनीति जो पत्रकारिता का एक अनुभव होता है वो यही है। आपको ध्यान हो 1996 में जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार बनी तो सुषमा जी उस समझौते की सूत्रधार बनी थी, बाकी तो सब लोग खिलाफ थे। और सुषमा जी उसकी सूत्रधार बनी तो आप देखिए चौधरी बंसीलाल ने उस समय संगठन मंत्री तो मनोहर लाल जी थे, लेकिन संगठन मंत्री जगदीश मित्तल को उन्होंने तो तरजीह दी और मनोहर लाल जी ने तब अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी कि भाई यार मैं बंसीलाल के खिलाफ हूँ, और बंसीलाल की सरकार गिर गई तब वो दाढ़ी कटवाई। बंसीलाल ने तो तार जोड़ने के तो पूरे प्रयास किए थे, सुषमा स्वराज के पति को राज्यसभा में भी भेजा। नहीं, बंसीलाल जी के और सुषमा जी के संबंध तो बहुत ही मधुर थे, लेकिन मनोहर लाल जी से उनके संबंध मधुर नहीं। मनोहर से बिगाड़ने के बाद जो उनके उल्टी गिनती शुरू हुई, मनोहर से बिगाड़ने के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई। और सुषमा स्वराज ने ही, अगर आपको ध्यान हो तो बीच में एक्सपेंशन हुआ था, बीच में ये कृष्णपाल गुर्जर को कैबिनेट रैंक का मंत्री बनवाया था, केवल और केवल सुषमा स्वराज की वजह से उस समय कृष्णपाल गुर्जर मंत्री बने थे। तो उस समय तो मान लो हरियाणा का नेता बेझिझक होकर के सुषमा जी के घर जाया करता था कि बहन जी बचाओ, और जो सुषमा खाता ना वही, जो सुषमा स्वराज कहते हैं बंसीलाल की सरकार में वही सही। आपने ठीक ठीक व्याख्या कर दी कि सुषमा स्वराज की जो भूमिका थी वो कुछ उदाहरण भी दे दिए, आज मनोहर लाल की भूमिका उनसे भी ज़्यादा है। लेकिन अभी एक सवाल उठता है जो हम सुनते हैं, बहुत सारे साथियों के बीच जाते हैं तो कई साथी, हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो वो भी बता देते हैं कि शैडो चीफ मिनिस्टर, छाया मुख्यमंत्री है नायब। क्या इससे नहीं लगता कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, वो कहीं कमज़ोर दिखाई देती है? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही होना चाहिए, उस पर जो है दखल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर मनोहर लाल के जो दखल की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नायब सैनिक को कमज़ोर नहीं बनाता है वो दखल? मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। एक हरियाणा में एडीजीपी हैं इस समय आलोक मित्तल। एक दिन वो गुड़गांव के सीपी थे, तो एक उनका पुलिस का जवान बोला लाला जी जा रहे हैं। तो मैं दूर से खड़ा हुआ सुन रहा था, तो वो सामने एक बुजुर्ग रिटायर्ड एसएचओ खड़े थे। बोला भाई सुन बेटे, ये कोई तराजू तोल के आया है क्या? ये तराजू तोल रहा है क्या? अरे आईपीएस की पढ़ाई पढ़ के आया है, सबसे ज्यादा काबिल अफसर है। तुम अब्बी लाला जी, तुम अब्बी लाला जी कह रहे हो? यो लाला जी नहीं है, यो भाई सीपी है गुड़गांव का। ऐसे ही बनारसी दास गुप्ता के बारे में तब जनसत्ता अखबार यही छापता था, शैडो मुख्यमंत्री ऑफ बंसीलाल, शैडो मुख्य सीएम ऑफ बंसीलाल। बनारसी दास गुप्ता का साहा आयोग में जब जांच आयोग बना तो उसमें बंसीलाल का जो बयान दर्ज किया गया वो केंद्र के रक्षा मंत्री के रूप में दर्ज किया गया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी का बयान दर्ज किया गया तो वो बनारसी दास गुप्ता का किया गया। 19 महीने वही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैं हिसार जेल में फला फला से मिलने गया था, हाँ मैंने ही ये कहा था कि इंदिरा गांधी को अब यहाँ से छोड़ दो आप, हाँ मैंने ही उन लोगों को पानी की
सहूलियत दी थी। हाँ, सारी चीजें, हाँ भैया। मैंने ही पीएल गोयल को जुडिशियल एग्जाम देने की अनुमति दी थी। सहा आयोग में जो भी बयान दर्ज हुए थे सब उनके हुए थे। आज भी अगर चंडीगढ़ में किसी फाइल पर साइन होते हैं, आर के खुल्लर किसी फाइल पर साइन कराते हैं, तो वो मनोहर लाल के नहीं कराते, वो नायब सिंह सैनी के ही कराते हैं। लेकिन होता क्या है, हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं, हम जो तथाकथित जो उनके विरोधी लोग हैं, वो इसी बात का प्रचार करेंगे ये शैडो मुख्यमंत्री है, वरना तो हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी ही चला रहे हैं। एक सजेशन होती है सरकार चलाने के लिए। हम पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता में जब कोई खबर लिख रहे होते हैं तो उस दौरान हम एक सुझाव लेते हैं, महेश जी आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बताओ ना इसको कैसे लिख लें, इसकी कैसे, आप हमें गाइड कर देते थे। तो ऐसा थोड़ी विजेंद्र बंसल को महेश वैद चला रहे हैं। विजेंद्र बंसल अपने विवेक से कोई सुझाव लेना चाहे तो ले रहे हैं। तो विजेंद्र बंसल सुझाव ले रहा है, और कई बार क्या होता है, आपका अधिकार है विजेंद्र बंसल के ऊपर, आपको लग रहा है कि भाई हम एक ही पेपर में काम कर रहे हैं, हम एक ही संस्थान के हैं, हमारे हिताहित एक ही चीज़ के हैं, हमारी पार्टी एक ही है, तो विजेंद्र बंसल को मैं बिना मांगे एक सुझाव दे दूं। मतलब कुल मिलाकर के एक राजनीतिक गुरु के रूप में मनोहर लाल नायब सैनी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की कमान पूरी तरह नायब सैनी के साथ है। इन्होंने जो रिश्ते हैं नायब सैनी के और मनोहर लाल के, उसको बहुत सही परिप्रेक्ष्य में इन्होंने उनकी व्याख्या की है, और वो बता रहे हैं कि जो कीमती सुझाव है मनोहर लाल अपने अनुभव का लाभ नायब सैनी को देते हैं, जिससे वो हरियाणा को बहुत अच्छे से चला सके। मैं 27 सितंबर 2012 की एक तस्वीर मेरे पास है, मैंने खुद ने खींची है, वो आप मुझे दे ही देना आपके बयान के साथ। मैं दे देता हूँ बयान के साथ, आप दिखाना उसे दर्शकों को। एक तरफ मनोहर लाल जी बैठे हैं और जैसे आप बैठे हैं सोफे पे, इतना ही बड़ा सोफा, दूसरी तरफ बैठे हैं नरेंद्र मोदी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और पीछे कौन खड़े हैं, नायब सिंह सैनी, जवाहर यादव। तो नायब सिंह सैनी तब उनकी डायरी में उनके एजेंडे लिखा करता था। आज अगर वो उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है, तो अब नायब सिंह सैनी को क्या ये शिष्टाचार भूल जाना चाहिए कि भाई मनोहर लाल जी आएंगे तो मैं उनके सामने खड़ा भी नहीं होऊंगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि आप आते हो, भाई मैं आपको सीनियर मानता रहा हूँ, सीनियर आप मेरे हो, अगर आप मेरे पास मेरे घर आते हो, मेरे को कहीं मिलते हो, तो शिष्टाचार बस तो मैं अपना संपादक मिले, कोई भी सीनियर मिले, उनका अभिवादन करना, वो छाया मुख्यमंत्री होना नहीं है। तो विजेंद्र बंसल का कहना है कि ये मुख्यमंत्री कहते हैं ना, ये जो विरोधी लोग, ये सब विरोधी लोग हैं, उसमें चाहे पत्रकार आए, चाहे वो महेश वैद हो, चाहे विजेंद्र बंसल हो, चाहे कोई भी हो, उनका सीधा सीधा कहना है कि एक शिष्टाचार के नाते अपने गुरु का, अपने वरिष्ठ राजनीतिक का जो सम्मान करना है, वह छाया मुख्यमंत्री होना नहीं है। नायब सैनी ठीक ढंग से फैसले ले रहे हैं। तो नायब सैनी का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, नज़दीकी आ रहा है। आप अब तक जो नायब सैनी की सरकार चल रही है, उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या नंबर देते हैं, उनकी मार्किंग क्या करते हैं, कहाँ खड़ी है नायब सैनी सरकार? देखिए, नायब सिंह सैनी सरकार में कोई डिस्ट्रक्टिव काम तो ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको आप एक सिर्फ करप्शन वाले मुद्दे को अगर आप ले लेंगे। करप्शन तो ये सतत प्रक्रिया चल रही है। जब सीएमओ गिरफ्तार हो रहे हैं, तहसीलदार गिरफ्तार हो रहे हैं, पटवारी गिरफ्तार हो रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, मतलब जो जिसे मिलता नहीं है वो ईमानदार, और जिसे मिल गया वो अपने खा गया, ये हालत चल रहे हैं। मैं तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो की रोजाना प्रेस नोट देख लेता हूँ, कोई ना कोई गिरफ्त में आ ही रहा है। गिरफ्त में आ ही रहा है। जहां उन्होंने रेड मार दी वो खाली नहीं जा रही है। लेकिन है क्या, ऑर्गेनाइज क्राइम और अचानक हुई घटना में फर्क है। सबसे ज्यादा घातक, मतलब खुद पाक साफ है तो नीचे तक पाक साफ देखना चाहते हैं, लेकिन नीचे का क्या है। जैसे मैं एक एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी रिटायर हुए एक अधिकारी हमारे फरीदाबाद में एसपी रह के जा चुके हैं, तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था। मैंने कहा जी कोई किस्सा बताओ। कह रहा यार, एक मुख्यमंत्री के राज में मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, मेरा गुड़गांव में हेडक्वार्टर था, तो करप्शन ज़्यादा होने लगा था, तो एक दिन मुझे बुला करके मुख्यमंत्री ने कहा कि यार भाई क्या कर रहे हो तुम, कुछ लिस्ट विस्ट बनाओ, ये कौन कौन है।
अगर मैंने लिस्ट बनाई तो एलावत डागर और ये दैया सांगवान अगर जी वो जब लिस्ट बनी तो उसमें 4-5 ही दूसरे नाम थे। तो बोले तू तो एक काम कर, मुझे मुख्यमंत्री पद से और उतार दे हैं, और वो लिस्ट फाड़ के फेंक दी। अगर भाई एक काम कर, इनमें समझ गए, वो भी समझ गए, वो भी समझ गए। समझ गए। तो फिर वो दूसरे तरीके, लेकिन इसमें ऐसी लिस्ट नहीं है। जो आ रहा है हपट्टे में आ जाने दो। जातिवाद बिल्कुल ही दूर है। हाँ, तकरीबन यूं तो भाई देखो, जो विरोधी लोग हैं वो कल परसों मुझे हरियाणा भवन में एक व्यक्ति सज्जन मिलके वो बोले भाई हरियाणा में अब कोई ग्रीवेंस कमेटी हो, कोई संगठन हो, एक सैनी जरूर मिलेगा। अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा? इतना तो असर आएगा। एक सैनी तो यार, सैनी भी तो बेचारे हुक्कारे मार रहे होंगे, एक सैनी आ जाए, उनका चीफ मिनिस्टर बनाए तो। भूपेंद्र हुड्डा तो गांव दयाल, फरीदाबाद के गांव दयालपुर में आते हैं तो वहाँ हुड्डाओं के जो आधा परिवार है वहाँ आके कहते हैं कि भाई हाँ मेरा एक गांव तो सांगी है और एक गांव दयालपुर है। तो वो तो कह सकते हैं, और तुम एक आदमी को कोई एडजस्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए तुम ये चर्चा बना दो। ये चर्चा का विषय नहीं है। अच्छा बंसल साहब, आप डेवलपमेंट पे बात करते हैं। नायब सैनी सरकार में आपने तो जो करप्शन की बात बताई वो चल रही है, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट के मामले में 1 साल में आपको लगता है कि ये ऐसा रोड मैप सरकार का आ गया है या पाइपलाइन में ऐसी योजनाएं आ गई है, चाहे वो फरीदाबाद को लेकर के चाहे गुरुग्राम को लेकर के, कि अब भविष्य लग रहा है कि कुछ सुधार की ओर बढ़ेंगे, हमारे शहर जो है वो सुंदर नज़र आएंगे, हमारे गाँव में जो जल भराव जैसी समस्याएं सारे शहरों में, मतलब जो हमारे गंदे शहर हैं, गंदे गाँव हैं, उनकी सूरत कुछ बदलेगी, कुछ ऐसी योजनाएं आई है? देखिए महेश जी, ये जो आपका सवाल है ना, ये अंदर तक से झकझोर देता है। किसी की भी सरकार आ जाती है वही जल भराव रहता है। किसी भी गांव में चले जाते हैं, किसी की भी सरकार हो, वैसी स्थिति नजर आती है। आत्मसंतुष्टि वाला काम नहीं होता। एक सिर्फ काम दिखाई देता है कि यहाँ नितिन गडकरी ने ये एक्सप्रेसवे बना दी है, एक्सप्रेसवे बना दी है। उसमें भी जब टोल देते हैं तो बड़ी समस्या तो आती ही आती है, इतना महंगा टोल देना पड़ता है। लेकिन चलो कनेक्टिविटी कर दिया आपने। अभी उस तरीके से ना बहुत ज़्यादा काम दिखाई नहीं देता। जैसे आमूल चूल परिवर्तन वाली बात होती है कि भाई मैंने आदर्श गांव घोषित किया तो वो आदर्श बन गया क्या? प्राइवेट एफर्ट्स इतने ज़्यादा सक्सेस होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन सरकारी एफर्ट्स अभी, हाँ मुझे ये उम्मीद है, जैसे पीछे अभी बिजली का एक बहुत बड़ा सब स्टेशन बनाया हरियाणा सरकार ने, तो मनोहर लाल जी की उसमें देन मिली। लेकिन ऐसे ही अगर मनोहर लाल जी के जो 2 डिपार्टमेंट हैं उनमें एक तो बिजली में हरियाणा बहुत अग्रणी हो जाए, आत्मनिर्भर नहीं अग्रणी हो जाए। दूसरा अर्बन डेवलपमेंट वाले महकमे में मेट्रो वगैरह RRTS सब उन्हीं को करना है। हाँ, मेट्रो सारी उन्हीं को करनी है। क्यों नहीं फरीदाबाद गुड़गांव से जुड़ जाए? क्यों नहीं पलवल फरीदाबाद से जुड़ जाए? क्यों नहीं गुड़गांव रेवाड़ी से जुड़ जाए? गुड़गांव रेवाड़ी से जुड़ जाए? क्यों नहीं फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा से जुड़ जाए? ये जो कनेक्टिविटी, जो नितिन गडकरी का नाम है वो मनोहर लाल का नाम हो सकता है। आपने सुना है, मनोहर लाल और नायब सैनी पर केंद्रित हमारी बातचीत थी। दोनों के सामने कुछ करके दिखाने का चैलेंज है और बंसल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सुझाव भी दे दिए हैं। तो मनोहर लाल तक भी ये सुझाव पहुंचेंगे और नायब सैनी तक भी सुझाव। नायब सैनी साहब को बता दिया है कि छाया मुख्यमंत्री नहीं है, तो कुछ करके दिखाना है मुख्यमंत्री जी को भी और कुछ करके दिखाना है मनोहर लाल जी को भी, ताकि हरियाणा में एक यादगार जो फुटप्रिंट छोड़ने वाली जो राजनीति है वो दोनों कर सकें। आपका धन्यवाद बंसल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।